हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को यू आर माई डेस्टिनी का पार्ट 5 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूमिन शो की बेडरूम में होते हैं। एक दूसरे को देखकर वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने ही एक दूसरे को शो की पा लिया था। दोनों ही बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इंटीमेट हुए थे। ये सब बहुत ज़्यादा ही उन लोगों के लिए शॉकिंग था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये सब हो, लेकिन ऐसा हो गया। एक तो उन लोगों ने ड्रिंक कर ली थी क्योंकि उनके जो भी फ्रेंड्स थे उन लोगों ने उन्हें ड्रिंक कराई होती है। वो चाहते थे कि ये दोनों एक हो जाएं। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, बिल्कुल उसका फेस एक कैट की तरह होता है, तो जाहिर सी बात है वो एकदम सुंदर सी प्रिंसेस लग रही थी। यहाँ पर शिमिन उसको देखता है। युंगी जो कि बेड से उठने की कोशिश करते हो, खुद को नेकेड देख के वो शॉक हो जाती है, लेकिन वो एक फेस पे स्माइल करती है क्योंकि उसे खुशी थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक अच्छे इंसान ने किया है, ना कि उसके बॉयफ्रेंड ने। वो तो आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने वाली थी और वो अपने आप को बचा लेती है, लेकिन वो इंटीमेट होती है तो इस तरीके से। लेकिन जिमिन ने उसे अपना गुड नेचर दिखाया होता तो वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाती है। वो तुरंत ही रूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। जिमिन जो कि उसे देख रहा था, लेकिन युंगी को ये बात नहीं पता थी, तो जिमिन जल्दी से फ्रेश होकर उसे ढूंढता हुआ बाहर आता है। तो यहाँ पर देखता है कि वो एक मेज के पास बैठी रो रही थी। रोए भी क्यों ना, उसकी इज्जत तो चली गई थी। वो जो कि बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से उसके साथ हो जाएगा। माना कि वो शिमिन से प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसकी इज्जत उसके हाथों चली गई है। शिमिन जो कि उसे ढूंढ रहा था वो कुछ दूर पे ही होता है। युंगी जो कि खुद से कहती है कि रिलैक्स युंगी रिलैक्स। और वैसे भी तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? आखिर वो इंसान गलत नहीं था। तेरी वर्जिनिटी किसी ने नहीं ली है, किसी ऐसे इंसान ने ली है जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो इसमें तुझे इतना ज़्यादा टेंशन क्यों हो रहा है? वो फिर से रोती हुई कहती है कि आज मैंने अपने इतने सालों की बचाई हुई वर्जिनिटी किसी को दे दी। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं इतना ज़्यादा अपना होश कैसे खो बैठी कि मैंने अपनी इज्जत उसके नाम कर दी। वो रो रही थी। जिमिन आता कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? टेंशन मत लो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूँगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लूँगा। जिमिन जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा वैलिड था। युंगी कहती है नहीं, आपको इस तरीके से सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल भी जिमिन के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहती थी क्योंकि उससे पता है कि आज उसकी जगह उसकी गर्लफ्रेंड लीसा होती, लेकिन उसकी वजह से उन दोनों की इतनी अच्छी खूबसूरत नाइट चली गई। और आज अगर वो ना होती तो आज उन दोनों की शादी हो गई होती। लीसा जो कि बहुत ही अच्छी थी, उसने युंगी की मदद की थी। युंगी जब फ्लाइट में एंटर होने वाली थी तभी एक आदमी उसे रोकता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग इस तरीके से शिप में नहीं बैठ सकते हैं। समझ में आई? तो फिर लीसा कहती है क्यों, ऐसा क्यों है? एक तो आपने उसकी ड्रेस पे इस तरीके से जूस गिरा दिया, उसकी ड्रेस ख़राब कर दी, और वो क्योंकि कुछ नहीं बोल रही है और आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं कि वो इस तरीके से शिप पे नहीं बैठ सकती है। आखिर उसने भी पैसे दिए हैं, आपकी कस्टमर है वो, ना कि सर्वेंट। यहाँ पर जो वेटर होता है वो खड़ा होता है क्योंकि उसने जूस गिराया होता है, तो उसके हाथ से गिलास टूट के गिर जाते हैं और वो वेटर हमारी युंगी से वही उठवा रहा था। तो लीसा उसे रोकती है और लीसा उसकी हेल्प करती है और कहती है कि तुम ये मेरा स्कार्फ ले लो, इससे तुम खुद को कवर कर लोगी तो तुम्हारा ये जो दाग है वो नहीं दिखेगा। वो लीसा को कहती है थैंक यू। इस तरीके से वो लीसा के नेचर को याद करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। आखिर वो आज
अपनी सबसे कीमती चीज़ हार चुकी थी और वो तुरंत ही जिमिन से कहती है कि आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं परेशान हूँ। जिमिन कहता है कि तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो यूँ कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प की है। यहाँ पर जिमिन को भी गिल्ट था कि वो किस तरीके से अपना कंट्रोल खो सकता है, वो आखिर किस तरीके से किसी की इज्जत ले सकता है। इस वजह से वो युंगी की हेल्प करना चाहता था, बट युंगी उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जिमिन भी कुछ नहीं कह सकता है, इसलिए वो जो कि उसके पास बैठता है, उससे बातें करना चाह रहा था, लेकिन युंगी वहाँ से चली जाती है और वहाँ से अपने सामान को लेकर वो अपने घर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा ही बिगड़ने लगी थी। जिमिन जो कि अब टेंशन में आने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो रहा था। उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। वो असिस्टेंट कहता है कि सर, आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि मैंने आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया था। मैं चाहता था कि आप दोनों एक हो जाएं, जिससे आप लोगों का बेबी होगा तो आप लोग एक साथ रहेंगे। मैं आपको इस तरीके से परेशान होते नहीं देख सकता था। जिमिन उसके सर पे एक चपेट लगाता और कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तब। तो फिर अब असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैं क्या करता, आप लोग इतने सालों बाद मिले थे, इतने दिन बाद मिलते हैं, तो मैंने ये प्लानिंग किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ लीसा मैम की जगह युंगी होगी। और इस तरीके से वो जो कि अपने को गिल्ट से भर लेता है। जिमिन कहता अब क्या होगा, और वो उससे पूरी डिटेल निकलवाता है युंगी की पूरी डिटेल जिमिन के सामने होती है। जिमिन जो कि उसे पढ़ता है और वो उसके कांटेक्ट में ही ऑफिस होता है और वो उससे कोलैब करना चाह रहा था। तो फिर जिमिन के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो युंगी से मिलना चाहता है। युंगी हमारी जो कि वर्क कर रही थी, वो सारा काम एक नौकरों की तरह करती है, सबका काम अपने सर पे संभाले हुए एक से बढ़कर एक काम, चाहे जितना भी भारी क्यों ना, वो कर लेती थी। और इसी तरीके से वो काम को कर रही थी। सब उसे अपने आगे पीछे दौड़ा रहे थे, कोई भी काम होता था युंगी दौड़कर उस काम को करती थी। और उसे अचानक से वॉमिटिंग फील होती है, क्योंकि उसे एक हफ्ता बीत चुका था इन सब चीज़ों को हुए। और वो बाथरूम में जाती है और वॉमिटिंग करती है। वॉमिटिंग करने के बाद जब वो वापस आती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये क्या, उसे खुद ही नहीं पता था ये हो क्या रहा उसके साथ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही उसे अब बुरा लग रहा था खुद के लिए कि उसको इस तरीके से क्यों फील हो रहा है, क्योंकि उसे चक्कर भी आ रहे थे और वो कुछ खाती तो उसे उल्टी हो जाती और उसका जी मचला रहा था। बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स दिख रहे थे जो कि प्रेगनेंसी के निशानी होते हैं। जिमिन जो कि उसे ढूंढता हुआ वहाँ पे आता है, लेकिन वो उससे नहीं मिलती है। यहाँ पर वो एक वीआईपी रूम में बैठा होता है, जो कि ऑफिस के लिए ही था। ऑफिस में जो भी बड़े लोग आते थे किसी दूसरी कंपनी के, तो उनके लिए वो रूम बनाया गया था, गेस्ट रूम। वहाँ पर वो आराम कर रहा था जिमिन, जो कि बहुत ही प्यार से आराम कर रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है, क्योंकि युंगी के ऊपर सब चिल्ला रहे थे। और उसको देखकर वो वहाँ पे आता है और कहता है कि व्हाट हैपन, यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों इसके ऊपर सब चिल्ला रहे हो। तो फिर जो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहते हैं बॉस, आप प्लीज़ इस तरीके से रिएक्ट मत करिए, इसका काम है, ये काम ठीक से नहीं करती है। तभी जिमिन कहता है क्या, वो काम ठीक से नहीं करती है, मैं देख रहा हूँ इतनी देर से, तुम लोग उसको सारा काम सौंप रहे हो, अपना अपना काम भी उससे करवा रहे हो, क्यों, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर वो तुम्हारा काम क्यों करें, तुम्हारा काम, तुम्हें सैलरी मिल रही है, किस चीज़ के लिए मिल रही है, तुम इस तरीके से काम करवा कैसे सकती हो। मैं तुमको चाहूँ तो अभी फायर कर सकता हूँ यहाँ से। तो वहाँ से एक आदमी आता है और कहता है कि युंगी युंगी कहाँ हो तुमने ये काम किया क्यों नहीं। तभी जिमिन जो कि उसे गुस्से से घूर के कहता है और तुम कौन हो,
उसके लिए इतनी सारी फाइल्स लेके क्यों आए हो? क्या वो दिखती नहीं कि वो इंसान है, कोई मशीन नहीं? ले जाओ, अपना काम स्वयं करो। उससे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने तुम लोगों को इसे परेशान करते हुए फिर से देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई? लीव मी। तुरंत ही वहाँ से सबको भगा देता और फिर से चिल्ला के कहता, आइंदा से इसके हाथों में मैं देख ना लूँ कि कोई उससे अपना काम करवा रहा है। और टेंशन मत लो, मैं रोज़ आऊँगा इस ऑफिस में। जिमिन, जो कि उससे ऐसे बोल रही थी, युंगी को फिर से वॉमिटिंग फील होता है। वो फिर से भागती है, लेकिन इस बार वो उल्टी करने के बाद तुरंत ही मेडिकल स्टोर चली जाती है और वहाँ से ढेर सारी प्रेगनेंसी किट लेके आती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद 5-6 प्रेगनेंसी किट्स होती हैं। उसे लेकर वो एक शॉपिंग मॉल में जाती है। वहाँ पर वो वहाँ का वॉशरूम यूज़ करती है और उसके हाथ काँप रहे थे ये किट्स को यूज़ करने में। वो यूज़ करती है, पहली यूज़ करती है, उसमें भी पॉजिटिव रिज़ल्ट। उसने दूसरी यूज़ की, उसमें भी पॉजिटिव रिज़ल्ट। ऐसे ही उसने सारी यूज़ की और सब में पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आए। 2 रेड लाइन्स। ये देखने के बाद तो युंगी के होश ही उड़ जाते हैं कि वो बेबी को जन्म देने वाली है और वो प्रेग्नेंट है। आखिर उसकी लाइफ तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सब सोचकर अब युंगी की जो स्माइल होती है वो आंसुओं में तब्दील हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और वो उस वॉशरूम से बाहर आती है और ऐसे ही रोड पे बेजान से चलने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और ये हमारा प्यारा हॉबी होता है। हॉबी से टकराने के बाद उसकी सारी किट्स नीचे गिर जाती हैं। उसे देखकर हॉबी कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इस तरीके से सैड क्यों? ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो, तो फिर तुम ये बताओ इसके डैडी कहाँ हैं? उनके साथ तुम्हें घूमना चाहिए ना। तो फिर युंगी कहती है, उनको पता ही नहीं है कि ये मेरे अंदर है। तो फिर अब हॉबी कहता है, तो फिर क्या हुआ? उनको बताओ जाके, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तभी युंगी कहती है, ये एक मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, हम लोगों की शादी नहीं हुई है, ये एक मिस्टेक है। वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये एक मिस्टेक है। वो भी कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से सैड होके तो तुम इसे नहीं रख सकती हो ना। तुम्हें हैप्पी रहना होगा, बिकॉज़ ये बेबी इस दुनिया में आएगा। तो इस तरीके से अगर तुम सैड रहोगे तो वो भी सैड रहेगा ना। वो युंगी को समझा रहा होता है। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही पेन में होती है, अब उसको क्या करना चाहिए वो टेंशन में होती है। वो कैसे अपने आप को बचाएगी, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेगी, ये सब सोच के वो टेंशन में होती है। तो आर्मीज़, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता है कि आगे में इस चैनल का क्या ही भविष्य होगा, रहेगा या नहीं। जिस तरीके से मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझसे मोनेटाइजेशन करने में, मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है। एक्चुअली मैंने सोच रखा था कि इस नवंबर को मैं बिल्कुल मोनेटाइज कर लूँगी, लेकिन माई सैडनेस, ये हो नहीं पा रहा है। तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इस चैनल पे स्टोरी दूँगी नहीं, मैं दूँगी, स्टोरी दूँगी, लेकिन जैसे कि हो सकता है कि गैपिंग रहे बीच बीच में। अगर 24 तारीख तक अगर ठीक से कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर मेरे वॉच टाइम अगर वापस बढ़ने लगते हैं जिस तरीके से घटे हैं, तो मैं ज़रूर से ज़रूर इस चैनल पे ऐसे ही न्यू स्टोरीज़ लाती रहूँगी। वरना आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल पे जाकर स्टोरी वॉच करनी होगी और मैं इस पर स्टोरी दूँगी, इसको बंद नहीं करूँगी। हो सकता है कि मैं रेगुलर दूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चैनल मैं नहीं बंद करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ ये बताया है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो की बात मैं बोल रही हूँ कि अगर इस तरीके से मुझे अगर नहीं व्यूज़ मिल रहे हैं, मैं अगर ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, ज़्यादा मेरे माइंड पे प्रेशर पड़ता है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। वैसे तो मुझे अभी स्टडी भी करनी है और जिस तरीके से घर वाले प्रेशराइज़ करते हैं पढ़ने के लिए, आप सबको पता होगा कि सबके घर वाले इस तरीके से पढ़ने को बोलते हैं। और मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने इस चैनल के चक्कर में ही मैंने अपनी स्टडी जो कि कंप्लीट नहीं की थी और मेरा पेपर जो कि
भगवान की दुआ से अच्छा ही गया, ख़राब नहीं हुआ। और मैं इस चक्कर में बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पेपर के रिज़ल्ट आने के 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मेरे वॉच टाइम घट रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे सैडनेस न्यूज़ थी उस समय। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपना दिल का हाल, क्योंकि सच में आर्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी की है मैंने। अदर्स चैनल को मैंने देखा है, किसी किसी का 1-1 महीने में, 2-2 महीने में, या फिर 6-6 महीने में अच्छा खासा व्यूज़ और मोनेटाइज हो रहा है चैनल। बट मेरे में ही क्यों ऐसी प्रॉब्लम आई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एक चैनल से बात की, उसने मुझे साफ कहा है कि आप न्यू चैनल बनाइए, और न्यू चैनल के साथ साथ कि आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, आपको न्यू चैनल तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर पहले मैंने उसकी एडवाइस को इग्नोर किया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस चैनल पे काम करते रहते हैं, नेक्स्ट चैनल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है अगर लक मेरा अच्छा रहा तो उसमें ग्रो हो जाएगा, वो मोनेटाइज हो जाएगा, और अगर वो पहले मोनेटाइज हो जाएगा और ये बाद में होगा तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरा जो टाइम पीरियड है ना, जो मुझे लग रहा है कि मेरा वेस्ट हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि उसमें मैंने काम करके उस टाइम को बचा लिया है। इस वजह से मैं उस चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ। वैसे मैं नहीं चाहती थी सेकंड चैनल, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने चैनल पे काम करना था। शायद मेरी ही मिस्टेक है। अगर मैंने ढंग से क्या, अगर मैंने यूट्यूब पॉलिसी पढ़ी होती तो आज मुझे इस तरीके से परेशान नहीं होना पड़ता। और इस वजह से मुझे ज़्यादा दुख शायद नहीं है, दुख तो रहेगा ही, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं कि अगर मैं उस टाइम अगर मैं ध्यान दे लेती। मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरीके से मेरी आर्मी मेरा साथ देंगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं चैनल, इतने सब्सक्राइबर में, इतने वॉच टाइम में, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पहले व्यूज़ अच्छे या फिर मोनेटाइजन वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं था मैं तब भी चैनल मोनेटाइज कर सकती थी शायद फर्स्ट ईयर में, लेकिन माय बैडनेस कि मुझे चैनल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ये सब मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील करा रहा है। तो थोड़ा बहुत मैं टेंशन में हूँ, तो हो सकता है 2-3 दिन तक मेरा टेंशन में रहे तो मैं कुछ भी बकवास कर दूँ, तो आप लोग प्लीज़ सीरियस मत लीजिएगा, और ये मत सोचिएगा कि मैं चैनल बंद कर दूँगी, ऐसा बहुत ही कम चांसेस है। तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। और मैं जब टेंशन में आती हूँ तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, कुछ भी मतलब कुछ भी जो नहीं होने वाला होता वो भी निकल जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि चैनल मैं डिलीट कर दूँगी। चैनल रहेगा, भले व्यूज़ ना आए, ना मोनेटाइज हो, चैनल रहेगा। आप लोग उस पर स्टोरीज जैसी है वैसी देख सकती हैं, और हो सकता है उस पर न्यू वीडियोस आती रहे। आप टेंशन मत लीजिए, न्यू वीडियो मैं उस पर अपलोड करती रहूँगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन लवर के लिए एक गुड न्यूज़ है, तो उसको ध्यान से सुनिए। मेरे न्यू चैनल पे भी ह्यूमन लव स्टोरीज़ हैं, उसमें रोमांस बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप लोग प्लीज़ उसे वॉच कीजिए। बाय आर्मी, सलाम की, लव यू सो मच आर्मीज़।